नमस्कार, ज़ेनिस पर ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट अब से करीब 3 घंटे बाद मोदी 2.0 का पहला कैबिनेट एक्सपेंशन और जी न्यूज से पहले सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। वो कौन से चेहरे हो सकते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री के इस कैबिनेट एक्सपेंशन में जगह मिल सकती है, वो कौन से चेहरे हैं जिन्हें प्रमोशन मिलने जा रहा है, और साथ ही वो कौन से चेहरे हैं जिनकी छुट्टी हो रही है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं वो कौन से चेहरे हैं जिनकी इस कैबिनेट एक्सपेंशन से पहले छुट्टी हो गई है। आपको बता दें, बाबुल सुप्रियो का इस्तीफा हुआ है और प्रताप सारंगी ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा अभी तक की अगर बात की जाए तो 10 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इनमें रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हैं, शिक्षा मंत्रालय उनके पास था। सदानंद गौड़ा शामिल है, केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्रालय उनके पास था। देबोश्री चौधरी है, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री। संजय धोत्रे, शिक्षा राज्य मंत्री। राव साहेब दानवे पाठक, उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री। बाबुल सुप्रियो, हमने आपको बताया, बाबुल सुप्रियो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री थे। रतन लाल कटारिया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री। प्रताप सारंगी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री। इन चेहरों में डॉक्टर हर्षवर्धन का चेहरा भी शामिल है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वो रहे। संतोष गंगवार, केंद्रीय श्रम मंत्री, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट एक्सपेंशन अब से करीब 3 घंटे बाद, उससे पहले जी न्यूज़ पर हम आपको बता रहे हैं वो कौन कौन से चेहरे जो इस कैबिनेट से आउट हो चुके हैं, जिन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। तो आप देख रहे हैं, सदानंद गौड़ा अपना इस्तीफा दे चुके हैं, संतोष गंगवार इस्तीफा दे चुके हैं, निशंक इस्तीफा दे चुके हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन इस्तीफा दे चुके हैं, संजय धोत्रे, ये वो मंत्री जिनके इस कैबिनेट एक्सपेंशन से पहले हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि रेजिग्नेशन हो चुके हैं, ये इस्तीफा दे चुके हैं। और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये पहला कैबिनेट एक्सपेंशन है। कई मायनों से ये कैबिनेट एक्सपेंशन जो है वो बेहद खास है। ये मोदी 2.0 का पहला कैबिनेट एक्सपेंशन जिसे कहा जा रहा है, ये सबसे यंगेस्ट, एवरेज एज के हिसाब से सबसे यंगेस्ट कैबिनेट ये होगी। इसके अलावा सभी राज्यों के रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। नए पुराने 43 मंत्री शपथ लेंगे, 10 मंत्रियों का इस्तीफा भी हो चुका है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और इसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। इसमें ओबीसी के 27 ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। एसटी में 8 एसटी चेहरों को जगह दी गई है, 12 एससी चेहरों को जगह दी गई है। कैबिनेट में 11 महिला मंत्री होंगी। इसके अलावा प्रोफेशनल्स को भी जगह दी गई है। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे का रुख करेंगे। ब्रह्म प्रकाश दुबे, अब से करीब 3 घंटों का वक्त, अब तो ये कहना चाहिए 3 घंटे से भी कम का वक्त, इस कैबिनेट एक्सपेंशन में कुछ का प्रमोशन, कुछ को आउट किया गया है। लेकिन बड़ी बात जो देखने में आ रही है, एक तो ओबीसीज के लिए बड़ा रिप्रेजेंटेशन, 27 ओबीसी चेहरे, और इसके अलावा प्रोफेशनल्स को भी जगह। जल्दी करो जल्दी। तो अनुराग ठाकुर की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, उनके प्रमोशन की बात कही जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में जगह की बात कही जा रही है। जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रुपाला, ये वो चेहरे हैं जिनके काम को प्रधानमंत्री ने सराहा है और इनका इस कैबिनेट एक्सपेंशन में प्रमोशन होने जा रहा है। हरदीप सिंह पुरी उसमें शामिल है, एविएशन मिनिस्टर, किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर और मनसुख मंडाविया, ये वो चेहरे जिनके काम से प्रधानमंत्री खुश। और इन मंत्रियों के प्रमोशन की बात कही जा रही है, सोर्सेज हमारे बता रहे हैं। 4 पूर्व मुख्यमंत्री इस कैबिनेट एक्सपेंशन में शामिल है। एक्चुअली इस कैबिनेट एक्सपेंशन में बहुत सारी बड़ी बातें जो हैं वो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कैसे इस कैबिनेट एक्सपेंशन में एक तरफ युवा तबके का ख्याल रखा गया है। हिंदुस्तान की 65% आबादी जो है वो युवा है, और इसीलिए हमने आपसे कहा कि जो औसत आयु है इस कैबिनेट की वो सबसे कम होगी। इस 65% आबादी को देखते हुए मंत्रियों की औसत आयु सबसे कम होगी। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन की बात हम आपसे कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी ये कैबिनेट जो है इसे बेहतरीन करार दिया जा रहा है, बेस्ट करार दिया जा रहा है। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, एक तरफ युवा चेहरों को तरजीह, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जातीय समीकरण भी, सभी राज्यों को रिप्रेजेंटेशन भी, माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन भी। अब की बार एक कहना चाहिए पूरे भारत का एक्सपेंशन, भारत को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है इसमें, राज्यों के लिहाज से भी और रीजन के लिहाज से भी। ब्रह्म प्रकाश दुबे, आवाज पहुंच रही है?
ब्रह्म तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं कैबिनेट एक्सपेंशन जो अब से करीब 3 घंटे बाद, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स अभी हमारे सोर्सेज के हवाले से आ रही हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने अभी आपको वो चेहरे दिखाए जिनका प्रमोशन हो सकता है, साथ ही उन चेहरों पर भी निगाहें टिकी हुई हैं जिन्हें पहली बार इस मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है, और साथ ही जिम्मेदारियों के लिहाज से भी, क्योंकि भूले नहीं अगले साल इलेक्शंस की बात बार बार कही जा रही है। 2 साल बाद ये कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है, इसकी टाइमिंग को आपको समझना है। बीते दिनों में अगर आप जी न्यूज़ लगातार देखते आए हों तो आपने ये भी देखा किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और साथ ही होम मिनिस्टर अमित शाह, कई ऐसी मीटिंग्स हुई जहां पर सभी मिनिस्ट्रीज जो थी उनके काम को रिव्यू किया गया, और उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके काम से प्रधानमंत्री खुश नहीं है, और आप देख रहे हैं वो मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं जिनके काम से प्रधानमंत्री खुश नहीं, क्योंकि उन मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। इनमें रमेश पोखरियाल निशंक हैं, संतोष गंगवार हैं, सदानंद गौड़ा हैं। तो वो चेहरे, वो मिनिस्ट्रीज जिनके काम में काफी कुछ गुंजाइश बाकी रह गई, लेकिन दूसरी तरफ युवा चेहरों को तरजीह देने की बात यहां पर की जा रही है, यंग एनर्जी को लाने की बात कही जा रही है। एक तरफ जातीय समीकरणों की बात की जा रही है, दूसरी तरफ राज्य और यूटीज को रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है, और तीसरी तरफ रीजन की भी बात की जा रही है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो हम देख रहे हैं कैबिनेट एक्सपेंशन यंगेस्ट एवरेज एज के लिहाज से बताई जा रही है और मोस्ट क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ एवरेज क्वालिफिकेशन ऑल्सो। बिल्कुल अदिति, देखिए जो नया मंत्रिमंडल का चेहरा होगा वो पूरी तरह से बैलेंस होगा, चाहे एज वाइज देख लीजिए, कास्ट वाइज देख लीजिए, क्षेत्र वाइज देख लीजिए, तो इस तरह का चेहरा होगा। 6 बजे शपथ लेंगे, और इस वक्त हमारे साथ जो है कौशल किशोर जी हैं, जो उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं मोहनलालगंज से, और वो भी प्रधानमंत्री आवास पर गए थे, प्रधानमंत्री के साथ चाय पी और चर्चा हुई। सांसद जी, बहुत बहुत बधाई हो। क्या कहेंगे आज जो आप प्रधानमंत्री आवास पर गए, क्या प्रधानमंत्री ने आप लोगों को मैसेज दिया? आज सुबह चाय पे बुलाया था हम लोगों को 11 साढ़े 11 बजे, तो वही चाय पे बुला के और लोगों से बातचीत की, और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन सब लोगों ने, उन्होंने एक आमंत्रण दिया है कि 6 बजे पहुंचना है राष्ट्रपति भवन। इसी संबंध में बुलाया था और चाय पे बुला करके बस बात खत्म हुई। जो आपकी चाय पर मुलाकात हुई है उसमें कुछ खास तरह की चर्चा हुई, कुछ खास तरह की जानकारी आपको दी गई कि क्या आगे करना है, कैसे करना है, क्या प्रधानमंत्री ने कहा आप लोगों को? नहीं, कोई खास तरह की जानकारी नहीं दी गई, बस ये कहा कि हम सब लोग सामूहिक तरीके से काम करते हैं, जनता के हित के लिए करते हैं, और जनता के लिए ईमानदारी से, पारदर्शिता से जो जिम्मेदारी दी जाए उसको सबको करना है, ताकि सबकी छवि भी ठीक रहे और जनता को इससे लाभ भी मिल सके। कौशल किशोर जी, चूंकि उत्तर प्रदेश में जिस राज्य से आप आते हैं, आगे विधानसभा चुनाव भी होने हैं, कई चेहरे उत्तर प्रदेश से इस बार शामिल हो रहे हैं, आप भी उसमें से एक हैं, तो उत्तर प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ आप लोगों के से जिक्र किया, कुछ खास मैसेज दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं, पूरे देश से लोग थे, इसलिए किसी राज्य के प्रति कोई विशेष बात किसी के लिए नहीं की, बस सबको बधाई दिया और सबको इसके लिए शुभकामनाएं भी दी कि सब लोग मिलकर सामूहिक तरीके से काम करेंगे। अब आप शपथ लेने जा रहे हैं शाम को 6 बजे, क्या आपने मन में सोचा है, क्या एक मन में चल रहा होगा कि अगर सरकार में शामिल होते हैं तो ये करना है, जो भी मंत्रालय, कुछ खास तरह की बात जो हमसे शेयर करना चाहिए? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में भी मंत्री रहा हूँ, इस तरह का मेरे मन में कुछ चल नहीं रहा, क्योंकि मैं सोच भी नहीं रहा था कि मैं मंत्री बनने जा रहा हूँ। मैं तो दिल्ली आया हुआ था अचानक, और फ़ोन आ गया तो मैं वहाँ चला गया और ये चीज़ें तय हुई। अब सरकार जो जिम्मेदारी दे रही माननीय जी, तो चूँकि मैं सांसद रहते हुए भी उस जिम्मेदारी को जो था मैं अपनी निभाता था और निभा रहा हूँ, और मंत्री पद रहते हुए भी जो जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी उनको अच्छी तरीके से निभाने का पूरा प्रयास करूँगा, और प्रयास करूँगा कि कहीं पर मेरे द्वारा किसी को तकलीफ़ ना हो, और मुझसे जो भी किसी की मदद हो सकती है उसको करूँ। दूसरी बार के सांसद हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा पहले से पता नहीं था, कब आपको फ़ोन कॉल आया, कब? जी अदिति। ब्रह्म, आप कौशल जी से ये भी पूछें, नेक्स्ट ईयर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, ये कैबिनेट एक्सपेंशन हो रही है जिसमें कहा जा रहा है 5 राज्यों में होने वाले इलेक्शंस का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। इस कैबिनेट एक्सपेंशन से उत्तर प्रदेश के लिए क्या मैसेज है? इस एक्सपेंशन के बाद वर्कर्स का उत्साह भी बढ़ेगा क्या मैसेज है उत्तर प्रदेश के लिए इसमें? बिल्कुल
कौशल जी, हमारी एंकर सवाल पूछ रही हैं अदिति आपसे कि अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस कैबिनेट एक्सपेंशन से क्या मैसेज क्या है, क्या लगता है आपको इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा जिस तरह से उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधित्व दिया गया है या उन राज्यों को जहां विधानसभा चुनाव होने हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए इसका विस्तार नहीं है। विस्तार तो इसलिए है कि और ज़्यादा काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए कैबिनेट में। लेकिन चूंकि समाज में जातिवाद है तो सभी जाति के लोगों को उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। इसका प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया है और इसलिए जिस भी समाज का कोई लीडर बनेगा, दलित का, पिछड़े का, अगड़े का या अन्य किसी भी वर्ग का, कहीं कोई मिनिस्ट्री में अगर आता है तो जाहिर है कि उनके समाज के लोगों में खुशी पैदा होती है और उनको एक विश्वास बढ़ता है कि अगर कोई प्रॉब्लम परेशानी आएगी तो हमारा एक अपना नेता है जिसे हम अपनी जाके बात कह सकते हैं। तो इससे पार्टी भी मजबूत होगी, सोशल इंजीनियरिंग भी मजबूत होती है और सामाजिक गठबंधन जो है की बात हम करें, सोशल इंजीनियरिंग की बात जिसका जिक्र भी कौशल जी ने किया और इसीलिए कैबिनेट एक्सपेंशन का जो डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा जातीय समीकरणों के बारे में आप सुन रहे हैं। हालांकि ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन है इसमें राज्यों को रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें 25 राज्यों को रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा यूटी से भी 13 चेहरे हैं। तो देश के हर कोने की सरकार आप इसे कह सकते हैं। मेरे कई सहयोगी इस वक्त साथ में, रवि त्रिपाठी हमारे साथ, विशाल पांडे और विजय हमारे साथ हैं। रवि, सबसे पहले आप ही से मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि करीब 27 ओबीसी चेहरे और ओबीसीज की वैसे तो भारत की जनगणना में कोई कैटेगरी नहीं है। 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि भारत की 52% आबादी ओबीसी समुदाय से है, जिस पर बाद में 2007 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिपोर्ट लगाई। अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि 41%। एक तरीके से कहेंगे 27 ओबीसी चेहरे उस आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल, देखिए, अगर आप गौर करें तो प्रधानमंत्री भी उसी ओबीसी से आते हैं और पूरे देश में अगर आज के डेट में मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं तो आप बिहार में देखिए, बिहार में भी 52% के आसपास ओबीसी है। तमाम पूरे राज्य, आप पूरे देश की कह रहे हैं तो ओबीसी लगभग 50% अबव है। एससी लगभग आपको 17 से 18%, 20% के आसपास अलग अलग राज्यों में, और बाकी में फॉरवर्ड कास्ट के लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके कास्ट वाइज और उसके संग वोटर के लिहाज से उसको ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। लेकिन खाली रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, उसमें भी जो क्वालिटी है, जो उसमें पढ़े लिखे लोगों, जो टेक्निकली स्मार्ट हैं, तमाम उन लोगों को कहीं ना कहीं मौका दिया जा रहा है इस ओबीसी कैटेगरी के अलावा के साथ साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखिए जिस तरह से गाज गिरी है इस बार, एक तरह से सफाया हो गया पुरानी कैबिनेट का। बड़े बड़े मंत्रियों के अभी और भी कई बड़े नाम आने वाले, हो सकता है आपको चौंकाने वाले नाम आएंगे जो कि मंत्रिमंडल से बाहर नजर आएंगे। तो जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय में कहा जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से साफ कर देना, शिक्षा मंत्रालय का पूरा सफाई हो जाना, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है ध्यान में रखा गया है। और परफॉर्मेंस के साथ साथ देखिए 2024 अभी जो गुस्सा था मोदी सरकार के खिलाफ, बंगाल चुनाव में जो गुस्सा था वो तो बंगाल को लेकर था, लेकिन एक नाराजगी लग रही थी कि उत्तर प्रदेश में भी है। ओवरऑल कोरोना को लेकर के दौर में जो सेकेंड वेव में जो नाराजगी थी, एक वो नाराजगी प्लस कुछ लोगों नेताओं के काम नहीं करने की नाराजगी, कुछ अहंकार की नाराजगी। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं कैबिनेट में फेरबदल किया गया है। और ओबीसी चेहरा खासतौर पर इसलिए कि ओबीसी वोट बैंक सबसे बड़ा है। आपने एससी दलित पॉपुलेशन को भी उतना ही मौका दिया और हर राज्य के हिसाब से जहाँ मराठा को साधना वहाँ मराठा को आपने साधा है, जहाँ आपको पंडित को साधना है वहाँ पंडित को साधा है, जहाँ आपको कुर्मी को साधना है वहाँ कुर्मी को साधा है। तो वोट बैंक को देखकर हर राज्य के हिसाब से समीकरण फिट किया गया है। और 2024 समीकरण की बात करें, 27 ओबीसी चेहरे, 8 एसटी चेहरे, 12 एससी चेहरे और 5 अल्पसंख्यक चेहरों की बात यहाँ पर की जा रही है। रविंद्र कुमार हमारे साथ है। रविंद्र, एक तरफ हम ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, दूसरी तरफ एक और पहलू है इस कैबिनेट एक्सपेंशन का जिस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी। इसमें एक कहा जा रहा है 13 वकील, 6 डॉक्टर्स, 5 इंजीनियर्स, 7 फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स, यानी प्रोफेशनल्स को भी इस कैबिनेट में तरजीह दी जा रही है। क्या मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर मोदी सरकार कर रही है? बिल्कुल, मैसेज तो आपको क्लियर हो रहा है कि जो 11 मंत्रियों को हटाया गया, अभी तक 11-12 1 दर्जन मंत्री को हटाया गया। आप देखिए कि डॉक्टर हर्षवर्धन, पहले ही बात हुई है कि कोविड काल में किस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय का रहा है और खासकर स्वास्थ्य मंत्रियों का, और अश्विनी चौबे का भी नाम आ रहा है हटाने में। रमेश पोखरियाल निशंक सीबीएसई को लेकर हो या फिर परीक्षा लेकर हो, खुद प्रधानमंत्री को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा था। आप उस संतोष गंगवार, इतना माइग्रेशन हुआ लेबर का, और लेबर मिनिस्टर थे उस समय। हालांकि पहले दौर में ही माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ था, उसके बाद भी
कोई ऐसा काम मंत्रालय की तरफ से नहीं हुआ है जो सेटिस्फैक्शन के तौर पर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं उनको भी हटाएगा। हालांकि इस मामले में कहा जा रहा है कि उनकी उम्र भी है, लेकिन अनुभव था उनको, लेकिन लेबर मिनिस्टर के तौर पर हटाया गया। संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रियो बंगाल चुनाव का गाज गिरा, उन पर विधानसभा चुनाव हार गए, वो भी 50,000 से ज़्यादा वोटों से हार गए हैं। राव साहब दानवे पाटिल, सदानंद गौड़ा जो केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे, उन पर भी गाज गिरी, क्योंकि दवा और जितना है मेडिसिन ये उनके मंत्रालय के अंतर्गत ही आता था, और अब जिस तरह से कोहराम मचा था दवा के लिए, कहीं ना कहीं उसकी गाज गिरी है सदानंद गौड़ा के बारे में। और एक चीज़ आता है कि जब स्वर्गीय अरुण जेटली ने एक बार कहा था सदानंद गौड़ा के बारे में, हालांकि कोट करना कर सकते हैं, क्योंकि कहते कि जब रेलवे मिनिस्टर थे सदानंद गौड़ा तो एक्सीडेंट होने पर भी मुस्कुराते थे, वो बातें करते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो हंसमुख प्रवृत्ति थे काम नहीं आया कोविड काल में, क्योंकि यहाँ पर हंसने की बात नहीं थी, गंभीरता से काम करने वाली बात थी। परफॉर्मेंस खराब रहा, इसलिए हटाया गया। रविंद्र, मैं आगे आपको फ्लो दूंगी। एक कमेंट यहाँ पे विशाल का लेना चाहेंगे, विशाल का एक कमेंट लेंगे। विशाल, हम देख रहे हैं ये कैबिनेट एक्सपेंशन जो है 2 साल बाद मोदी सरकार के आने के 2.0 में पहला कैबिनेट एक्सपेंशन, अगले साल चुनाव, यूपी के लिहाज से कैबिनेट एक्सपेंशन, किस तरह की मैसेजिंग इसमें आपको दिखाई दे रही है, जो अभी तक इंफॉर्मेशन आ रही है कि इन शहरों को जगह मिल सकती है, उसके आधार पर? देखिए आदित्य, बिल्कुल, और इस विस्तार में, इस बड़े फेरबदल में यूपी पर सबसे ज़्यादा फोकस रखा गया, और इसीलिए यूपी के कास्ट कॉम्बिनेशन पर यूपी से ओबीसी चेहरों को सबसे ज़्यादा जगह दी गई है। इसके अलावा एससी चेहरे को मौका मिलेगा और एक ब्राह्मण चेहरा भी यूपी से रहेंगे, क्योंकि आप देखिए यूपी में ओबीसी की जो कैटेगरी है, अगर इस वक्त बीजेपी की जो समाजवादी पार्टी से लड़ाई है यूपी में, उसमें जो गैर यादव ओबीसी वोट हैं, खासतौर पर कुर्मी, लोध, पाल, बघेल, इन वोट बैंक पर बीजेपी का सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त दिखाई दे रहा है। इसलिए अनुप्रिया पटेल को शामिल किया जा रहा है, जो कि अपना दल की अध्यक्ष है, मिर्जापुर से सांसद हैं, पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड के कुर्मी वोट बैंक पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। दूसरा एक बड़ा नाम है बीएल वर्मा का, जो कि जिन्हें अभी हाल ही में राज्यसभा का बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 शहरों को यूपी से जगह की बात इस नए कैबिनेट एक्सपेंशन में कही जा रही है। रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं। रविंद्र कुमार, वो नए चेहरे जो प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री की इस कैबिनेट एक्सपेंशन का हिस्सा हैं, वो तस्वीरें जरा बताइए, हमें दिखाइए, हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें भी, और क्या कुछ इंफॉर्मेशन उनसे जुड़ी आपके पास आ रही है? रविंद्र, आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरे पास जो तस्वीर आई है, और ये मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को, हालांकि कैमरामैन को कहूँगा कि जूम करके दिखाएं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि ये तस्वीर आ जाए जिसमें प्रधानमंत्री खुद मंत्रियों को संबोधित कर रहे हैं। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री खड़े हैं, बार बार सुबह से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से वो नसीहत देते हैं, निर्देश देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और ये तस्वीर कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों को किस तरह से संबोधित कर रहे हैं। आप देखिए कि इसमें जो तस्वीर दिख रही है, मैं भी देख कर बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जो तस्वीर दिख रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे बैठे हुए हैं, हालांकि सभी मास्क लगाए हुए हैं। देखिए किरण रिजिजू जिनका प्रमोशन हो रहा है वो इसमें दिख रहे हैं, अनुराग ठाकुर दिख रहे हैं जिनका प्रमोशन हो रहा है, लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री भी दिख रहे हैं जिनका प्रमोशन हो रहा है इसमें। आरसीपी सिंह जेडीयू से, इनका चेहरा दिख रहा है साफ तौर पर। हरदीप पुरी जिनका प्रमोशन हो रहा है, लगातार हम लोग बात कर रहे थे, उनकी तस्वीर इसमें दिख रही है। और मैं बता दूं, मैं और कोशिश करता हूं देखने की, ये पहचानने की कोशिश। सर्बानंद सोनोवाल वो भी आगे बैठे हुए हैं जिनको कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके अलावा पशुपति पारस वो भी बैठे हुए दिख रहे हैं। इस मंत्रियों की जो शपथ लेने वाले हैं, और भी जो 43 जैसा बार 43 जो मंत्री हैं जो शपथ लेंगे। शोभा करंदले ये बैठी हुई हमें दिखाई दे रही है। शोभा कर्नाटक से आती हैं, उनको भी इस तस्वीर में देखा जा सकता है। और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि जूम करने पर तस्वीर थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन आप इस तस्वीर से साफ अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार। प्रधानमंत्री, बिल्कुल हम भी देखकर यही कोशिश कर रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं अदिति कि कौन कौन से मंत्री हैं, क्योंकि अभी हम लोग संभावित चला रहे थे, लेकिन ये सारे जो मंत्री हैं जो शपथ लेंगे
वो इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं और जल्द ही इनके नाम भी आ जाएंगे आपके पास और दर्शकों को भी बताया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो बार बार हम लोग बात कर रहे थे, देखिए उत्तर प्रदेश से जो हमारे पास सामने आया है 7 नए मंत्री हैं। कौशल किशोर, SP बघेल, पंकज चौधरी, BL वर्मा, अजय मिश्रा, भानु प्रताप वर्मा और अपना दल की अनुप्रिया पटेल। एक बार फिर से कौशल किशोर, SP बघेल, पंकज चौधरी, BL वर्मा, अजय मिश्रा, भानु प्रताप वर्मा, ये बीजेपी के हैं। अलग अलग कास्ट के आते हैं। कास्ट समीकरण को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इन सबको जगह दी गई है। और अपना दल की अनुप्रिया पटेल, ये 7 मंत्री जो इस तस्वीर में भी हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं अब इस्तीफे 1 दर्जन मंत्रियों का इस्तीफा और 43 मंत्रियों की शपथ। और इसमें भी जैसा कि आपने भी कहा, पहले भी चर्चा हो रही, टेक्नोक्रेट है, महिलाओं को जगह दी गई है, SC ST कोटे को जगह दी गई है, जो कोलिशन धर्म है उसको भी पूरा करने की कोशिश की गई है। इसमें आगे आने वाले दिनों के लिए जो कोलिशन हो सकता है, जिनके साथ अलायंस हो सकता है, उनके लिए जगह भी छोड़ी गई है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा मंथन है, एक ऐसा सागर मंथन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसमें सभी वर्गों को, सभी जातियों को खुश करने की इक्वेशन, पॉलिटिकल इक्वेशन है, फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स है, युवाओं को जगह दी गई है। क्योंकि ओवरऑल एवरेज एज अगर देखें तो 58 ईयर्स हो गया है। और कहीं ना कहीं बाकी जो धर्म परफॉर्मेंस और क्या परफॉर्मेंस हो सकता है उसका भी इसमें समावेश है। और एक बात और जो मैं बता रहा था, प्रताप सारंगी, देखिए 2014 के चुनाव के समय आपने जब जीत कर आए थे, उनकी तस्वीर बहुत ज्ञानी है और गरीब हैं और पढ़े लिखे हैं बहुत, लेकिन उनका परफॉर्मेंस वाकई, उनके परफॉर्मेंस से प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए थे 2019 के बाद। थोड़ी देर पहले रविंद्र आपने एज का जिक्र किया, औसत एज का जिक्र किया, जो कि 58 बताई जा रही है औसत आयु। इससे पहले ब्रेक में जाना है हमें, कई सहयोगी मेरे लगातार साथ में, विशाल है, ब्रिजेश है, रविंद्र है, रवि है, अंकुर भी मुंबई से हमारे साथ है। महाराष्ट्र के लिहाज से कैबिनेट एक्सपेंशन, शिवसेना और बीजेपी के बीच जो दूरियां कम हो रही हैं उस लिहाज से कैबिनेट एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस एज का, औसत आयु का जिक्र यहाँ पर अभी रविंद्र कर रहे थे, 58 वर्ष का। ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें 2009 में UPA 2 की जो एवरेज एज थी वो 62 वर्ष से थोड़ी सी ज़्यादा थी। उसके बाद UPA 1 की जो औसत आयु थी वो 60.37 थी, जो कि एंड ऑफ द टर्म आते आते 59.5 हुई। और वाजपेयी साहब का जो कैबिनेट था वो 61 ईयर्स औसत आयु थी। हालांकि रिपोर्ट्स कुछ कहती हैं कि जो राजीव गांधी की कैबिनेट थी वो यंगेस्ट थी, करीब 53 वर्ष उसकी औसत आयु थी, रिपोर्ट्स के हवाले से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.